मतलब सीता से ज्यादा शूर्पणखा सुंदर है। अरे रणवीर को श्रीराम किसने बनाया? रावण की आवाज फुसकी है, उसमें दम ही नहीं है। रामायण ट्रेलर के बाद कोई भी कुछ भी कह रहा है, बट ये बात सच है कि रामायण के सक्सेस उसके बजट और वीएफएक्स से ज्यादा कास्ट पे डिपेंड करते हैं। आज भी आप अपनी आंखें बंद करो और अगर श्री राम, सीता या रामायण के छोटे से छोटे कैरेक्टर जैसे कि सबरी से लेके केवट के बारे में भी सोचोगे तो रामानंद सागर की रामायण के कास्ट की छवि दिमाग के कैनवस पे यूं ही बनने लग जाएगी। लेकिन देखो, नितेश तिवारी नमित मल्होत्रा की रामायण की कास्टिंग भी किसी अरे गहरे नहीं की, बल्कि मुकेश छाबड़ा ने की है, जिनकी धुरंधर की कास्टिंग के बाद सब स्टंट थे। और पता है, रामायण की कास्टिंग में भी 2 साल का समय लगा था। मतलब कास्टिंग 2 साल पहले स्टार्ट होती? हाँ, स्टार्ट होती, बिल्कुल बड़ी फिल्म है ना, तो बहुत सारे लोग डिस्कशन। और मुकेश छाबड़ा ने खुद कहा था कि रामायण की कास्टिंग के साथ साथ आप ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह आस्था का विषय है। तो पहली बार तो एक मन में आया था कि एक फिल्म के टाइम पे ना आप ज्यादा कैलकुलेट और मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो कास्टिंग को। यू आर प्लेइंग विद गॉड्स। You have to be very, very, very honest in your every approach. तो आज रामायण की कास्टिंग को परफेक्ट, गुड एंड वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रेट करेंगे, क्योंकि देखो, रामायण में सिर्फ राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी नहीं है। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि उसका ठीक से इंट्रो देने में एक 3 घंटे की फिल्म कम पड़ जाए। ऐसे में मेकर्स ने किस किस कैरेक्टर को कास्ट किया है, कौन क्या बना है, सब पे बात करते हैं। तो वीडियो को एक्चुअली 2 सेक्शन में बांटा है। सबसे पहले उन टॉप 10 कास्ट की बात करेंगे जिनके बिना रामायण की कहानी सुनाई या दिखाई ही नहीं जा सकती। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले देवराज इंद्र को क्यों ऐड किया। तो देखो, रामायण पार्ट 1 सिर्फ कहानी की शुरुआत नहीं करेगा, बल्कि रावण के टेरर, उसकी अल्टीमेट सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करेगा। रावण को सबसे शक्तिशाली एंटागोनिस्ट दिखाने के लिए देवासुर संग्राम का सीक्वेंस सबसे जरूरी होगा, और इस इपिक बैटल में रावण का मेन फेस ऑफ इंद्र के साथ ही होगा। इंद्र को हरा कर ही रावण इन तीनों लोगों पर अपना डोमिनेंस बनाएगा, और इसी वॉर की वजह से उसके बेटे मेघनाथ को इंद्रजीत का टाइटल भी मिलेगा। इसीलिए ये फेस ऑफ सिनेमैटिक लेवल पे बहुत मैसिव होने वाला है। वैसे भी देवराज इंद्र का कैरेक्टर हिंदू स्क्रिप्चर्स में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ग्रे शेड वाला होता है। वो सिर्फ एक फ्लॉलेस और पवित्र देवता नहीं है, उनके अंदर पावर का घमंड है, पर उस पावर को खोने की इनसिक्योरिटी भी उतनी ही स्ट्रांग है। वो एक तरफ दयालु यानी जनरस देवराज है, पर किसी असुर या ऋषि की तपस्या देखकर सबसे जल्दी जेलस और इनसिक्योर होने वाले भी हैं। मतलब एक ऐसे अनप्रेडिक्टेबल, स्लाइटली एरोगेंट और रॉयल पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे करने के लिए कुणाल कपूर परफेक्टली फिट चॉइस है, जिसमें उनकी मदद उनकी हाइट, ब्रॉड फिजिक और काम कमांडिंग वॉइस करने वाला है। अगर हम कुणाल के पिछले काम को भी देखें तो उनके इस रोल के लिए सुटेबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। स्क्रीन प्रेजेंस की बात करें तो रंग दे बसंती जैसी इतने सारे कास्ट में भी उन्होंने अपना ठहराव और इंटेंसिटी प्रूव किया था, और वो ठहराव रावण जैसे एग्रेसिव कैरेक्टर के सामने एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट बनाएगा। द एम्पायर इस सीरीज में कुणाल ने एक ऐसे रूलर का रोल प्ले किया था जिसके अंदर अथॉरिटी भी थी, डीप इनसिक्योरिटी भी थी। सो यस, ही इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर देवराज इंद्र। दूसरे नंबर पे है लक्ष्मण। देखो, लक्ष्मण में बात करने से पहले सबसे पहले उस खूबसूरत थॉट की बात करते हैं जो कुमार विश्वास ने कहा था कि प्रभु श्री राम इकलौते ऐसे हैं जिनकी परछाई काले नहीं गोरे रंग की थी, और वो होते हैं उनके छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण का कैरेक्टर राम की परछाई, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम और उनका डिफेंसिव शील्ड है। शुरू में रूमर्स थे कि अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा को ये रोल ऑफर हुआ है, पर उन्होंने सोलो लीड के चक्कर में इसे रिजेक्ट कर दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बाद में ये रोल रवि दुबे को मिला। देखो, लक्ष्मण कैरेक्टर सिर्फ एक्टिंग से नहीं बल्कि एक प्योर डिवोशन से स्क्रीन पे आता है। नितेश तिवारी और मेकर्स भी उनके डेडिकेशन से इसलिए इंप्रेस थे क्योंकि रवि ने लक्ष्मण को सिर्फ एक रोल की तरह नहीं लिया। जिस दिन से वो कास्ट हुए, वो रियल लाइफ में भी रणबीर कपूर और साई पल्लवी को भैया और माता सीता के रूप में ही देखते हैं, और कुछ वैसे ही उनसे बात भी करते हैं। अब एक एक्टर अपने कैरेक्टर के बिलीफ सिस्टम में इतना डीप उतर जाए तो स्क्रीन पे जो केमिस्ट्री और इमोशन आएगा वो फेक नहीं हो सकता। के साथ आज तक काम किया है, लोगों से मिला हूं, पर रवि का जो एक कमिटमेंट है, जिस दिन से उन्हें लक्ष्मण के रोल में हमने सिलेक्ट किया, उस दिन से उन्होंने रणबीर और साई को एज भैया और माँ सीता के रूप में ही देखा है, और वैसे ही बात करते हैं। लक्ष्मण कैरेक्टर में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, राम के प्रति अनकंडीशनल डिवोशन और गलत के खिलाफ तुरंत गुस्सा। रवि दुबे के आंखों में वो इंटेंसिटी और ठहराव हमें दोनों चीजें देखने को मिलती है। वैसे भी रवि दुबे सिर्फ एक टीवी एक्टर नहीं है, वो एक कंप्लीट पैकेज और पावर हाउस परफॉर्मर है। मुंबई यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन से लेकर कॉलेज रिचुअल इवेंट्स और वहां से भी टीवी रियलिटी शोज और होस्टिंग तक का उनका सफर उनकी वर्सेटैलिटी को दिखाता है, और लक्ष्मण के लिए उन्हें एक परफेक्ट चॉइस भी बनाता है। और पता है, बंदा इन सब के लिए आज भी महादेव को क्रेडिट देता है। मतलब बहुत बड़े संयोग की बात होती है अगर आपको राम कथा का एक हिस्सा बनने का मौका मिले। बिल्कुल। तो वो डिसीजन आप अपने लिए कभी नहीं ले सकते, वो डिसीजन कभी आपकी फोरसाइट से नहीं हो सकता।
मैंने हमेशा ये बात मानी है, जो इस इंटरव्यू में भी आपने कई दफ़ा सुनी होगी, जो कर रहे हैं वो महादेव कर रहे हैं. आई हैव द ग्रेट फॉर्चून ऑफ वर्किंग विद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेकर्स इन द कंट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स इन द कंट्री, रणबीर भाई, नितेश सर, नमित सर. अब आते हैं दशरथ पे। देखो ये एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप कास्टिंग चॉइस है। नितेश तिवारी के रामायण में अरुण गोविल को दशरथ के रोल में कास्ट करना सिर्फ एक एक्टर को कास्ट करना नहीं है, बल्कि पूरी एक जनरेशन नॉस्टैल्जिया और लेगेसी को स्क्रीन पे लाना है। अरुण गोविल सिर्फ एक एक्टर नहीं है, भारत में वो एक इमोशन है। 1987 में रामानंद सागर के रामायण ने इतिहास रच दिया था और अरुण गोविल ने करोड़ों लोगों की इमेजिनेशन में राम की छवि को हमेशा हमेशा के लिए डिफाइन कर दिया। आज भी लोग उनमें भगवान की छवि देखते हैं और उनके पैर छूते हैं। देखो एक्टिंग लेवल पे अरुण गोविल का इम्पैक्ट मैसिव होने वाला है। दशरथ का कैरेक्टर बहुत ही इमोशनल और ट्रेजिक होगा। जब इंटरवल के आसपास कैकई वाला प्रसंग आएगा तो दशरथ का इमोशनल ब्रेकडाउन भी होगा। तब अरुण गोविल की वो कामिंग वॉइस जब दर्द से टूटेगी तो थिएटर में बैठे दर्शकों का भी रोना आ जाएगा। अब मेकर्स ने उन्हें कास्ट करके फिल्म को एक ऐसी आत्मा दी है जो सीधी पुरानी जनरेशन के नए सिनेमा से जोड़ेगी। बट एक रिसेंट न्यूज शो और ट्रेलर लॉन्च पे उनका ये कहना कि शायद कोई एक्टर उनसे बेहतर राम नहीं बन सकता और दशरथ के सीन्स करते वक्त रणवीर को देखकर खुद को श्री राम के रूप में इमेजिन करना, ये एज अ सीनियर एक्टर थोड़ा अजीब और थोड़ा एम्बैरेसिंग जरूर लगा था। इन्होंने बताया नहीं कि मैं क्या पात्र कर रहा हूं। मैं आए प्लीज सर। मैं श्री राम के पिता का चरित्र कर रहा हूं, महाराज दशरथ का। मैं जब भी सेट पर होता था, जब भी कोई सीन होता था, राम मेरे सामने हो या ना हो, पर मैं अपने सामने जरूर होता था। रामायण की कास्टिंग में एक और नाम है जिसने सबका ध्यान खींचा था और वो है लारा दत्ता एज क्वीन कैकई। देखो कैकई का कैरेक्टर राजा दशरथ की सबसे छोटी, सबसे खूबसूरत और सबसे चहेती रानी का है। अगर हम कौशल्या और सुमित्रा की कास्टिंग से कंपेयर करें तो लारा दत्ता नेचुरली एक यंगर और डिस्टिंक्ट ऑरा लेकर आती है। मेकर्स को इस रोल के लिए एक ऐसी बड़ी एक्ट्रेस की जरूरत थी जिसका अपना स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस हो, क्योंकि कैकई सिर्फ एक सपोर्टिंग रानी नहीं बल्कि पूरे रामायण की टर्निंग पॉइंट की अहम कड़ी है। ऐसा बोला जा रहा है कि रामायण पार्ट 1 का सबसे मेजर ड्रामा और इमोशनल पीक जो मोस्ट प्रोबेबली इंटरवल ब्लॉक के आसपास आएगा, वो पूरी तरह से कैकई और दशरथ के बीच के सीन्स पे ही डिपेंड करेगा। बट इससे भी बड़ा पॉइंट है देवासुर संग्राम। एक्चुअली कैकई सिर्फ महल में रहने वाली रानी नहीं थी, उन्होंने युद्ध में दशरथ का रथ चलाया था और उनकी जान भी बचाई। इस यंगर वर्जन और फाइट सीक्वेंस में दशरथ की हेल्प करने वाले सीन्स के लिए एक फिजिकली इंपोजिंग और कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस की जरूरत थी। लारा दत्ता अपनी हाइट और पर्सनैलिटी से उस वॉरियर क्वीन वाले एस्पेक्ट को पूरी तरह जस्टिफाई करेंगे। लेकिन देखो ट्रेलर में कैकई के लुक से कई लोग परेशान थे कि उन्हें इतने साधारण कपड़ों में क्यों दिखाया जा रहा है। बाद में क्लियर हुआ कि एक्चुअली ये उस समय की बात है जब कैकई राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांगने आती है और ये सारा ड्रामा करती है, अपने सारे आभूषण निकाल के फेंक देती है, जैसे कि उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। अब देखो लारा दत्ता इस कैकई तो परफेक्ट है, बट रामायण में एक और कास्टिंग है जिसने काफी डिबेट्स और डिस्कशंस क्रिएट किए हैं। वो है रकुलप्रीत सिंह एज शूर्पणखा। मतलब ये एक ऐसी चॉइस है जो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड थी। देखो रामायण का सबसे बड़ा युद्ध शायद कभी शुरू ही नहीं होता अगर शूर्पणखा दंडकारण्य नहीं पहुंचती। रावण की बहन और लंका की राजकुमारी जब वो दंडकारण्य में अपने हाफ ब्रदर्स यानी कि खर और दूषण के पास जाती है, तभी पहली बार उनकी नजर राम पे पड़ती है और यहीं से शुरू होती है लंका युद्ध की वजह। शूर्पणखा पूरे रामायण के कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी कैटलिस्ट होती है। वो सिर्फ एक राक्षसी नहीं, वो रावण की बहन है जिसके अंदर पावर का घमंड, खूबसूरती का गुरूर और रिजेक्शन के बाद का एक्सट्रीम वेंजेंस यानी बदले की आग है। एक कैरेक्टर में इतने शार्प ट्रांजिशंस स्क्रीन पे पोर्ट्रे करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे भी रकुलप्रीत सिंह की कास्टिंग इसलिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग है क्योंकि उनकी एग्जिस्टिंग फिल्मोग्राफी शूर्पणखा के डार्क और कॉम्प्लेक्स नेचर से बिल्कुल अपोजिट है। रकुल को ज्यादातर ऑडियंस ने कॉमर्शियल एंटरटेनर्स जैसे कि दे दे प्यार दे, रनवे 34, साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में जैसे साड़ाई नायडू या ध्रुवा वगैरह में ज्यादा देखा है। वहीं शूर्पणखा कैरेक्टर का कोर ही उसकी डार्क साइड है। नाक करने के बाद उसका दर्द, उसकी चीख और रावण के दरबार में उसका एग्रेसिव ब्रेकडाउन। तो सवाल ये है कि क्या रकुलप्रीत उस हेवी नेगेटिव और टेरिफाइंग जोन में जा पाएंगी? ये एक ऐसी चीज है जो उन्होंने अपने करियर में अब तक एक्सप्लोर नहीं की है। सो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए मैं इस कास्टिंग को डेफिनेटली वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखूंगा। इसके बाद देखो सनी देओल की एज अ हनुमान कास्टिंग सच में इस फिल्म की सबसे ट्रिकीएस्ट और सबसे ज्यादा चर्चे में रहने वाली चॉइस है। एक तरफ लेगेसी का वेट है तो दूसरी तरफ ऑडियंस की मैसिव एक्सपेक्टेशंस। Obviously, to play Hanumanji is going to be difficult in a way because one doesn't want to go do anything wrong, which is
it shouldn't be. सिनेमैटिक हिस्ट्री में हनुमान जी का रोल हमेशा से उन एक्टर्स को दिया गया है जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर नेचुरली इम्पोजिंग और बड़ा हो। 80s में दारा सिंह जी ने जो बेंचमार्क सेट किया उसके आगे कोई नहीं देख पाता। टेलीविजन हिस्ट्री की बात करें तो निर्भय वधावा संकट मोचन महाबली हनुमान में उस लेवल की फिजिकलिटी के आसपास पहुंच पाए थे। हनुमान जी का किरदार स्क्रीन पे आते ही एक जायंट और प्रोटेक्टर वाली फीलिंग आनी चाहिए। सनी देओल की कास्टिंग पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उनकी एज और करंट फिजिकलिटी को लेकर उठ रहा है, लेकिन यहीं पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल रेफरेंस स्टैंड करता है। दारा सिंह जी भी ऑलमोस्ट 60 के ही थे जब उन्होंने रामानंद सागर के रामायण में हनुमान का आइकॉनिक रोल प्ले किया था। सनी पाजी के पास वो रोरिंग आवाज, ठहराव और आंखों में वो प्योर एग्रेशन है जो हनुमान जी के किरदार को हैवी डायलॉग डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पर देखो, इस कैरेक्टर की सक्सेस अब पूरी तरह से डिजाइन और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगी। टीवी पे हनुमान जी को बेसिकली एक आम इंसान दिखाया जाता है जिसपे सिर्फ लिप्स और पूंछ को एडिशन होता है, लेकिन बिग स्क्रीन सिनेमा के हिसाब से ये अब एक आउटडेटेड और अनकन्विंसिंग लगेगा। और आदि पुरुष तो भाई लॉजिक से बाहर जाकर ही सबसे बड़ी गलती की थी। हनुमान जी को कम्प्लीटली ह्यूमन लुक दे दिया था, जबकि बाकी वानर सेना जैसे सुग्रीव वाली को CGI एप्स बना दिया था, वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। लेकिन वाराणसी के अनाउंसमेंट वीडियो में जो हेयर और स्क्रीन टेक्सचर वाला लुक दिखा है या फिर हनुमान मूवी के क्लाइमेक्स में जो CGI हनुमान जी को दर्शा रहा था, वो डिजाइन वाइज सबसे ज्यादा सूटेबल, ऑथेंटिक और डिवाइन लगता है। तो मेकर्स को यहाँ एक कम्प्लीटली फोटो रियलिस्टिक डिजाइन रूट लेना होगा जो सनी देओल के मोशन कैप्चर्ड एक्सप्रेशंस के साथ ब्लेंड हो सके। हनुमान जी की बॉडी लैंग्वेज, उनकी एजिलिटी और वॉइस मॉड्यूलेशन स्क्रीन पर कैसा लगता है, ये सब फाइनल रेंडर पर निर्भर करेगा। होप्स डेफिनेटली काफी हाई है क्योंकि सनी देओल का ऑरा नेचुरली बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक इसका फर्स्ट प्रॉपर लुक रिवील नहीं होता तब तक इस पर फाइनल जजमेंट देना ठीक नहीं होगा। इसलिए कास्टिंग पूरी तरह से भी वेट एंड वॉच की कैटेगरी में ही आता है। देखो, रामायण यूनिवर्स की कास्टिंग में जटायु के किरदार एक ऐसे हिडन जेम है जिस पर शायद अभी ज्यादा लोग का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन सिनेमैटिक और बॉक्स ऑफिस लेवल पे इस कैरेक्टर पे बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है। देखो, रामायण वर्ल्ड में देव, असुर, मनुष्य और वानर के साथ साथ सुपर नेचुरल एंटिटीज का भी एक बहुत बड़ा रोल। ऊपर से फर्स्ट पार्ट में ऑलमोस्ट 100% श्योर है कि सीता हरण पे ही खत्म होगा। ऐसे में फिल्म का मेगा क्लाइमेक्स एक मैसिव हाई ऑक्टेन फाइट सीक्वेंस होगा रावण वर्सेस जटायु का। मेकर्स इस एरियल डॉग फाइट को कितना एंगेजिंग और विजुअल इनोवेटिव तरीके से दिखाएंगे और उसके बाद जटायु दर्शकों को कितना रुला पाते हैं उस पर पार्ट 2 का पूरा हाइप डिपेंड करेगा। अब यहीं पे नितेश तिवारी अपनी स्टोरी टेलिंग का कमाल दिखाते हैं। जटायु का डायरेक्ट इंट्रोडक्शन सीता हरण के टाइम पे नहीं होगा, उनका इमोशनली पे ऑफ प्रॉपर्ली लैंड करेगा। इसके लिए जटायु का सेटअप मूवी के बिल्कुल शुरू से ही कर दिया गया है, जिसके लिए जटायु और राजा दशरथ के बीच एक काफी गहरी दोस्ती दिखाई जाएगी और उसका उल्लेख भी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के सर्ग 67 और श्लोक 27 में मिलता है, जहाँ श्री राम घायल जटायु को देखकर लक्ष्मण से कहते हैं कि ये महाबली गिद्ध उनके पिता के मित्र हैं। इस स्क्रीन प्रेजेंस को आवाज देने की जिम्मेदारी अनुपम खेर पर है। शुरू में स्पेकुलेशन थी कि अमिताभ बच्चन को ये रोल मिलेगा। सच कहा जाए तो बच्चन साहब की बैरिटोन आवाज और मैजेस्टिक डिलीवरी इस रोल के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट होती, लेकिन इस बेंचमार्क की वजह से अनुपम खेर के आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। मेकर्स की चॉइस बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बच्चन साहब से इनिशियल कंपैरिजन और CGI वॉइस ओवर के एग्जीक्यूशन को ध्यान में रखते हुए मैं इस कास्टिंग को कंप्लीटली वेट एंड वॉच की कैटेगरी में ही रखूंगा। नामित मल्होत्रा और नितेश तिवारी के रामायण का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड और सबसे हाइप कास्टिंग अगर कोई है तो वो डेफिनेटली यश एज लंकेश रावण ही है। एक एपिक फिल्म का हीरो तभी बड़ा लगता है जब उसका विलन उससे भी बड़ा और खतरनाक हो। रावण सिर्फ एक टिपिकल विलन नहीं है, वो एक महापंडित, सबसे बड़ा शिव भक्त और तीनों लोगों को जीतने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसके किरदार में एक ऐसी अथॉरिटी और एरोगेंस होनी चाहिए जो फ्रेम में आते ही सबको डरा दे। रावण का ऑरा एक मॉन्स्टर और एक मैजेस्टिक किंग का परफेक्ट ब्लेंड होना चाहिए। ये इसकी ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी इस मैजेस्टिक ऑरा को एफर्टलेसली कैरी करती है। KGF में यश ने एक ऐसे इंसान का किरदार निभाया होता है जो किसी से नहीं डरता, जिसके पास सुप्रीम एम्बिशन होती है और जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को तबाह कर सकता है। रावण के अंदर भी वही सुप्रीम एम्बिशन यानी कि एम्बिशन ऑफ रूलिंग द यूनिवर्स और जिद है। ऊपर से यश के फिजिक, उनके लंबे बाल और उनकी आंखों का ठहराव रावण के उस खौफनाक रूप को परफेक्टली कैप्चर करता है जिसे देखकर देवता भी घबरा जाते थे। हाँ, अगर डबिंग किसी डब आर्टिस्ट से कराई जाती जैसे KGF में सचिन गोले से कराई गई थी तो और मजा आता, बट बिना किसी डाउट के ये कास्टिंग परफेक्ट की कैटेगरी में आती है। देखो, नितेश तिवारी के रामायण के सबसे क्रूशियल, सबसे खूबसूरत और साथ ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कास्टिंग है साई पल्लवी एज माता सीता। ये एक ऐसी चॉइस है जिसने शुरू में ही इंटरनेट पे आग लगानी शुरू कर दी थी, कुछ पॉजिटिव्स के लिए और कुछ कंट्रोवर्सीज के लिए। माता सीता का किरदार एक ऐसी एक्ट्रेस डिमांड करता है जिसकी आंखों में करुणा हो, जिसके चेहरे पर एक नेचुरल डिवाइन ठहराव हो और जिसे देखकर एक प्योरिटी वाली फीलिंग आए। साई पल्लवी इंडियन सिनेमा की उन गिनती की एक्ट्रेसेस में से है जो अपने नो मेकअप और प्योरली नेचुरल लुक के लिए जानी जाती है। उनके अंदर एक ऐसी
सिंप्लिसिटी और ग्रेस है जो किसी भी हेवी मेकअप या वीएफएक्स से क्रिएट नहीं की जा सकती। जब वो स्क्रीन पे आएंगे तो ऑडियंस नेचुरली उन्हें एक इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करें। देखो आदिपुरुष की बाकी कैरेक्टर छोड़ दे तो कृति सनन एज जानकी जी, इवन खुद कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छावड़ा को भी पसंद आई थी। इसलिए आदिपुरुष मेरे लिए बहुत, इसलिए मुझे फिल्म जेन्युइनली पसंद आई क्योंकि मैं कृति उसके अंदर थी, तो मेरे तो उसको देखने का नजरिया था कि मैं कृति को देख रहा हूँ। जब वो कृति की बात आती है तो लगता है यार वो, मैं कृति को देखा, मुझे उसने बहुत अच्छा काम किया ना, मैं वेरी हैप्पी कि शी डिड अ वेरी 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 गुड जॉब। कुछ लोगों का मानना था कि बॉलीवुड के किसी एस्टैब्लिश ग्लैमरस ए लिस्टर को ये रोल मिलना चाहिए। ऊपर से देखो जब भी लोगों को मौका मिलता है तो लोग गरे मुर्दे उखाड़ने लगते हैं। साई पल्लवी का वो पुराना रिमार्क भी अब एक्स पे खूब वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि हमारी सेना एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन हमारे लिए वो आतंकवादी है। तो नजरिया बदल जाता है। मुझे वायलेंस समझ में नहीं आता, फिर कश्मीर फाइल्स के बाद वो खाओ लिंचिंग वाला स्टेटमेंट देना। देखो मेरे अकॉर्डिंग ये कास्टिंग गुड की कैटेगरी में आती है एज एन एक्टर। देखो नितेश तिवारी के रामायण की पूरी नींव जिस एक कास्टिंग पे टिकी है वो है प्रभु श्री राम के कैरेक्टर में रणबीर कपूर। ये कास्टिंग इस वक्त इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली और बॉक्स ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मैसिव चॉइस है। सोशल मीडिया पे डिबेट शुरू हो चुकी है। किसी ने कहा है कि रामचरण को ले लो, आरआरआर के क्लाइमेक्स में वो बो एंड एरो के साथ बिल्कुल राम जैसे लग रहे थे। किसी ने महेश बाबू का नाम लिया है जिनकी आंखों में नेचुरली एक डिवाइन कामनेस है। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है कि रामचरण की हिंदी डिक्शन नॉर्थ बेल्ट के लिए एक बैरियर बन सकती है और महेश बाबू का डायरेक्ट हिंदी मार्केट में थियोरेटिकल पुल अभी टेस्ट होना बाकी है। कंट्रोवर्सीज को साइड रखे तो देखो रणबीर कपूर के पास एज एन एक्टर अपना खुद का कोई फिक्स्ड ऑरा या सेंट नहीं है। वो इंडियन सिनेमा के एक ऐसे ब्लैंक कैनवस है जो किरदार के आगे अपने आप को पूरी तरह मिटा देना जानते हैं। जब आप उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको सुपरस्टार रणबीर नहीं दिखता, आपको बर्फी की मासूमियत दिखती है या वेकअप सीट का ठहराव दिखता है। वो एक्टिंग करते हुए एक्ट करते नजर नहीं आते। और याद करो रॉक स्टार का वो प्री क्लाइमेक्स वाला सीन, उस एक मोमेंट में जॉर्डन की आंखों में एक ऐसी आग थी, एक ऐसी इंटेंसिटी थी कि देखकर फील होता था कि दिस गाय इज अ डेमन। उनके अंदर इमोशन का एक ज्वालामुखी है जिसे वो बहुत ही शांत और ठहरे हुए चेहरे के पीछे छुपा कर रखते हैं और यही ठहराव राम के किरदार की सबसे बड़ी जरूरत है। प्रभु श्री राम का किरदार सिर्फ युद्ध या एग्रेशन का नहीं हुआ, वो एक ऐसे राजा है जिन्होंने 14 साल का वनवास खुशी खुशी स्वीकार किया था, अपनी पत्नी को खोने का दर्द सहा था और अपने भाई को युद्ध में जख्मी होते हुए देखा था। उस किरदार में एक डीपली रूटेड वल्नरेबिलिटी है। आज के इंडियन सिनेमा में रोते हुए या दर्द में टूटते हुए सीन, इस सीन को बिना ओवर एक्ट किए जो ठहराव रणबीर कपूर होल्ड कर सकते हैं वो बहुत रेयर है। साथ ही हम बॉक्स ऑफिस को भी इग्नोर नहीं कर सकते। एनिमल के बाद रणबीर का जो 1000 करोड़ का पैन इंडिया का ऑरा बना है वो एक मैसिव बजट वाली रामायण को अकेले अपने बूते उठाने के लिए काफी है। हाँ वो डिविनिटी इन द फेस ऑफ रणबीर ट्रेलर में थोड़ा मिसिंग तो लगता है, लेकिन सदगुरु से भी जब रणबीर श्री राम के रोल के लिए उपयुक्त है नहीं या नहीं ये उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज वो राम बना है कल रावण भी बन सकता है। वो एक्टर है। It is not a fair judgment of an actor because he acted in some way. In some other movie, in some other... No, he acted in a certain role of, let's say, being Rama. You expect him to become fully Rama. No, tomorrow in another movie he may act as Ravana. Exactly. All right, some other production. They may choose him as Ravana. So that is a professional actor. तो देखो एज एन एक्टर रणबीर को हम परफेक्ट कह सकते हैं, बट ओवरऑल बात करें तो वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखना ही ठीक होगा। तो ये थे रामायण के 10 सबसे क्रूशियल कैरेक्टर्स। वैसे बाकी कैरेक्टर्स पे भी बात कर सकते हैं, काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। तो अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हो तो कमेंट में स्पैम करना जस्ट पार्ट 2। अगर 1000 कमेंट्स आते हैं तो भाई वीडियो लेके जरूर आएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।